Hi friends, continuing our study of refraction, the part 2 of the chapter number 9, ray optics. हमने लास्ट टाइम रिफ्रैक्शन के साथ कनेक्टेड इफेक्ट्स देखे थे, जिसमें हमने सनराइज सनसेट के बारे में बात किया. फिर बाद में वी टॉक्ड अबाउट लेटरल शिफ्ट. बराबर, दो चीज़ें हमने डिस्कस किया. एक और बात उसमें बाकी रह गई थी, क्या देख लेते हैं वापस से. यहाँ पे सपोज इज अ वाटर फिल्ड टैंक. ये टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है. इट्स अ वाटर फिल्ड टैंक. एंड यहाँ पे इसके अंदर सपोज यहाँ पे एक मछली है, अ फिश. बराबर है. चलो फिश को फेसिंग ये साइड रखते हैं. ये फिश है. अब ये फिश हमें कहाँ दिखेगी? तो हम लोग यहाँ खड़े हैं साइड में. वी आर स्टैंडिंग हियर नियर द टैंक. या स्विमिंग पूल के पास में या कोई पॉन्ड के पास में खड़े हम लोग यहाँ पे. तो यहाँ से फिश से निकलने वाली लाइट रे यूँ आएगी. As it is moving from denser to rarer medium, it will bend away from the normal. And ray will bend away from the normal. Let's say like this. And हम लोग इसे यहाँ देख रहे हैं. We receive it here. Okay? हम लोग इसे यहाँ रिसीव कर रहे हैं. Okay? तो हमारी आँख यहाँ पे इसे देखती है. पर अब ये लाइट रे फिश से निकल के यूँ आ रही है. Our mind thinks that light ray always travels on a straight path. तो हमें क्या लगेगा? As if the image, we are able to, as if the fish is somewhere here. हमें ऐसा लगेगा कि fish यहाँ पे. Okay, fish is actually here, but to us it will appear to be here. यानी actual fish यहाँ पे, actual object यहाँ पे, at a depth HO, depth of the object. और हमें कहाँ दिखेगा? यहाँ पे. That is height image. यानी इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहाँ दिखेगी. यानी कि द ऑब्जेक्ट विल बी सीन रेज्ड. इवन बॉटम की बात करो तो बॉटम भी थोड़ा ऊपर दिखेगा. बराबर है. दैट इज व्हाट हैपेंस इन ड्यू टू रिफ्रैक्शन. वी सी द बॉटम ऑफ द टैंक रेज्ड. वी सी द इमेज ऑफ द फिश आल्सो रेज्ड. यानी अगर हम यहाँ पे फिश पकड़ने जाएंगे तो हाथ में नहीं आएगी, क्योंकि एक्चुअली तो वो यहाँ पे है. बराबर है. तो ये सिचुएशन. तो द हाइट, द बॉटम ऑफ द टैंक appears to be raised because of refraction. The fish appears to be raised because of diffraction. अगर पेंसिल रखे तो वो टूटी हुई दिखेगी because of refraction. Okay? तो ये सब रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स हैं. अच्छा, अब ये HI और HO के बीच में कुछ रिलेशन है. कैसा है? तो HI अपॉन HO is given as डेप्थ ऑफ इमेज अपॉन डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज यानी क्या है? इट्स अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट. एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे एट दिस डेप्थ. एंड ये वर्चुअल यानी उसकी इमेज कहाँ दिखेगी? HI at depth पे. And this ratio is given as N1 upon N2. ये N1 क्या है? The refractive index of medium of observer. Refractive index of medium of observer. Observer जहाँ पे वहाँ उस medium का refractive index. और N2 क्या है? Refractive index of medium of object. Observer जहाँ पे उस medium का refractive index, यहाँ पे air है तो 1 आएगा. एंड ये वाटर का रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? वाटर में. द सेम फिनोमेनन इज सीन इन केस ऑफ ग्लास स्लैब आल्सो. ये ग्लास स्लैब है. सपोज यूं सरफेस पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है ग्लास स्लैब. यहाँ पे हमने टेबल पे एक निशान बना दिया. वी मेक अ ब्लैक स्पॉट ऑन द टेबल, देन प्लेस द ग्लास स्लैब ओवर इट. तो ब्लैक स्पॉट कहाँ पे? ग्लास सरफेस से इतना नीचे है. दैट इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट एट दिस डेप्थ इक्वल टू थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट. पर हमें कहाँ दिखेगा? ये समवेयर हियर. We'll be able to see its image here. क्या हो जाएगा? HI. बराबर है. हमें इतना रेज दिखेगा. The dark spot will be seen this much raised. यहाँ से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इस डेप्थ पे, पर हमें दिखेगा इस डेप्थ पे. मतलब इतना रेज दिखेगा हमको. Clear about this? तो ये सेम रिलेशन HI upon HO is N1 upon N2. Okay? तो ये हो गया रिगार्डिंग why the bottom is seen up. वो में ख्याल आ गया. Why the object is seen raised in due to refraction. अच्छा, इससे उल्टा ये तो हम लोग फिश को देख रहे हैं. मान लो फिश हमें देख रही है तो क्या होगा? तो हम में से निकली हुई लाइट रे यूं ट्रैवल करेगी. इट विल ट्रैवल लाइक दिस एंड विल कम टू फिश. और फिश का दिमाग भी सीधा से नहीं सोचता है. फिश भी सोचते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन. तो हमको फिश को दिखेगा कि हम लोग यहाँ पे हैं. यानी कि वी विल बी सीन रेज्ड to the fish. Fish will see us as little bit raised.
तो फिर यहाँ पे एच ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी हो गया हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे डेप्थ के बदले हाइट लेंगे, बराबर है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एक्चुअल ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इन अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो सेम रिलेशन विल गो फॉर दैट आल्सो। पर अब ऑब्जर्वर कौन है? द फिश, एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे? हम यहाँ पे एयर में। अकॉर्डिंगली फॉर्मूला वही रहेगा, कंसेप्ट बदल गया, डेप्थ के बदले हाइट लेना है। ओके, सो ये दोनों चीजें यहाँ पे वर्क करती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट विल हैपन व्हेन लाइट रे इज फॉलिंग ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस। ट्रांसपेरेंट सरफेस यानी ग्लास सरफेस हो गया, या फिर वाटर सरफेस। अब ट्रांसपेरेंट सरफेस पे जब लाइट रे गिरेगा, सपोज ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये मीडियम है, सपोज ग्लास है या फिर वाटर है, बराबर है। अब यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुआ ऑन द सरफेस, a light ray incident on the transparent surface, ये normal to the surface हो गया point of incidence। अब a light ray incident on normal on the transparent surface, ये light ray incident on the surface of a transparent medium is partly reflected and partly refracted, दोनों चीजें देखने को मिलेगी। Here both reflection and refraction occurs, partly reflected, partly refracted, बराबर है। आप बोलोगे ऐसा कैसे होता होगा, दोनों घटना एक साथ कैसे घटती है? सिंपली देख लो, आप अगर पानी का ग्लास भर के रख दो एंड उसके अंदर देखो, तो आपको दिखेगा अंदर, पानी के अंदर ग्लास का बॉटम दिखेगा, ग्लास का अंदर का पार्ट दिखेगा। पानी के अंदर कुछ घोला है तो मिक्स किया वो चीज दिखेगी आपको अंदर, बराबर है। तो यू आर एबल टू सी थ्रू, दैट मीन्स रिफ्रैक्शन इज अकरिंग, अंदर से लाइट आ रही है बाहर, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। एक तो बात हो गई। दूसरी बात, अगर सरफेस पे देखेंगे तो सामने की खिड़की का रिफ्लेक्शन भी दिखेगा, सामने ट्यूबलाइट चले तो उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा सरफेस पे। स्विमिंग पूल पे जाते हैं या फिर बीच पे जाते हैं तो सामने पानी में वी आर एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट्स। सन को हम लोग देखते हैं बीच पे सनसेट के टाइम पे, तो सन पूरा शाइन होके दिखता है पानी के ऊपर से। व्हाट इज दैट? दैट्स अ रिफ्लेक्शन फिनोमेनन। एंड पानी के अंदर भी दिखता है, दैट मींस रिफ्रैक्शन फिनोमेनन। तो over the surface of a transparent medium you can see the reflection also and the refraction also. So light rays partly reflected, partly refracted in case of a transparent medium. कितना रिफ्लेक्शन कितना रिफ्रैक्शन होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द मीडिया, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, हाउ मच रिफ्लेक्शन will occur and how much refraction will occur. Normally in case of glass plate it is around 5 to 10% reflection and 80 to 90% refraction. Okay, तो उसमें 5 से 10% जितना रिफ्लेक्शन होता है, बाकी सारा रिफ्रैक्शन होता है इन केस ऑफ ग्लास। बेस्ड ऑन सर्टेन स्टडीज इट हैज बीन कंक्लूडेड। ओके, तो ये घटना देखने को मिलती है जब कभी भी लाइट रे फॉल्स ऑन अ सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड, पार्टली रिफ्रैक्टेड। ये घटना देखने को मिलती है, इसे जरा ध्यान में रखें क्योंकि हमारे नेक्स्ट टॉपिक में इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में ना। अजीब सा लगता है, बातें रिफ्रैक्शन की चल रही है एंड यू आर स्टडीइंग रिफ्लेक्शन। ये क्या है? रिफ्रैक्शन पढ़ने के रिफ्लेक्शन, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, वी नो वेरी वेल कि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये मीडियम में पास थ्रू होगा, ये मीडियम के सरफेस से रिटर्न होगा। तो क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन पढ़ने के रिफ्लेक्शन। तो दिस इज अ फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन अकरिंग इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसी की बातें कर रहे हैं ना। ये क्या चीज है वो समझते हैं। सपोज देयर इज अ वाटर टैंक, देयर इज अ वाटर टैंक, ये बड़ा सा टैंक है, स्विमिंग पूल ले सकते हैं या पानी का बड़ा टैंक ले सकते हैं, बराबर है। यहाँ पानी भरा हुआ है, ये सरफेस ऑफ वाटर है, दिस इज सरफेस ऑफ वाटर, या फिर बाउंड्री सेपरेटिंग एयर एंड वाटर। यहाँ पे एक बल्ब है बॉटम पे, सपोज इज अ बल्ब एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ पे बल्ब है। अब ये लाइट बल्ब से निकलती हुई रेस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग एंगल पे। द रे पहले लेते हैं, द रे मूविंग परपेंडिकुलर वर्टिकली आउटवर्ड, यूं आ रही है लाइट रे। अब इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? I is equal to 0, therefore R will be 0. Vertically incident ray, normally incident ray passes undeflected, सीधा सीधा रहेगा,
ये भी एक रूल है, बराबर है। द लाइट रे इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ओवर द सरफेस पासेस विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो तो रिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो ही होगा, यानी नो रिफ्रैक्शन अकर्स, यू विल बी एबल टू सी द बल्ब राइट थ्रू स्ट्रेट अवे, बराबर है। फिर लाइट रे यहां से कुछ एंगल पे आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब दिस इज वाटर, दिस एयर, बोथ आर ट्रांसपेरेंट, तो ये सरफेस हो गया ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो यहां पे पार्टली रिफ्लेक्शन होगा, पार्टली रिफ्लेक्शन होगा, लाइट विल बी पार्टली रिफ्लेक्टेड, पार्टली रिफ्लेक्टेड, बराबर है। तो यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन बोथ विल अकर। रिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि रिटर्निंग अ पार्ट ऑफ दिस लाइट रे is returning back in the same medium, water itself, and part is moving out, that is refraction occurring. तो partial reflection होगा, ओके, ये हुआ। फिर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा, नाउ एज आई इंक्रीज्ड आर ऑल्सो इंक्रीजेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, ओके। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, इससे ज्यादा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बराबर है। तो फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ आई, व्हाट वी फाइंड दैट आर बिकम्स, बढ़ के 90 डिग्री हो गया। यानी सिचुएशन कैसा होगा, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस एंगल पे, एंड क्या देखने को मिले, ये नॉर्मल टू द सरफेस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ के 90 डिग्री हो गया, बराबर है। तो एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो इंक्रीजेस एट फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक पर्टिकुलर एंगल के लिए वी फाइंड दैट रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, दैट इज लाइट रे, और इसे रिफ्रैक्टेड रे, दैट मींस रिफ्रैक्टेड रे moves parallel to surface, यानी पैरेलल चला गया। पार्शियल रिफ्रैक्शन तो हर एक में ही है, पार्शियल रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है हर एक में, नहीं हो रहा ऐसा नहीं, वो तो हो ही रहा है। तो फिर यहाँ रिफ्लेक्टेड रे मूव्स पैरेलल टू द सरफेस, ओके। ये पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग, वी कॉल दैट एज क्रिटिकल एंगल, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, डिनोटेड बाय कैपिटल सी। यानी कि दैट मीन्स व्हेन I इक्वल टू C, R इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल क्रिटिकल एंगल होता है, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट एट ए क्रिटिकल एंगल, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट एट ए क्रिटिकल एंगल, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन दैट केस, बराबर है। तो ये देखने को मिला, मतलब क्या होगा, अगर आप यहाँ आए तो आपको बल्ब दिखेगा, आप यहाँ पे तो भी बल्ब दिखेगा, तो यहाँ पे तो भी बल्ब दिखेगा आपको, पर यहाँ आ जाएंगे लाइन में यहाँ पे तो आपको बल्ब नहीं दिखेगा पानी में, आपको बल्ब की इमेज सरफेस पे दिखेगी पर आपको बल्ब पानी में नहीं दिखेगा। यू नॉट बी एबल टू सी द बल्ब ऑन इन द वाटर, इनसाइड द वाटर, बट you'll be seeing its image on the water surface. Inside the water you'll not be able to see the bulb, but you'll be seeing the image on the surface. इस पोजीशन में आपको इमेज दिखेगी सरफेस पे, बराबर है, पर बल्ब पानी में नहीं दिखे, पानी के अंदर बल्ब नहीं दिखे, क्यों, क्योंकि लाइट रे बल्ब में से बाहर आ ही नहीं रही आपके पास, लाइट रे बल्ब की रिफ्रैक्टेड रे आपके पास आ ही नहीं रही है, इट इज मूविंग पैरेलल टू द सरफेस, ओके। ये क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये क्रिटिकल एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिटिकल एंगल डिनोटेड बाय कैपिटल सी, क्रिटिकल एंगल का यूज क्या है, सॉरी, ये किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड्स ऑन मीडियम, दोनों मीडियम की जोड़ी पे, डिपेंड्स ऑन मीडिया इन कांटेक्ट, दोनों मीडियम जो कांटेक्ट में उनके ऊपर, यानी कि दोनों मीडिया को कंसीडर करें तो वी कॉल इट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दिस मीडिया, ओके। एंड वो कैसे मिलेगा, तो चलो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ने क्या बोला था याद है ना, n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा, वी टेक द जनरल फॉर्म, पहला मीडियम वाटर लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल c, यहाँ पे एंगल कितना है, क्रिटिकल एंगल है c, एंड दूसरा एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू साइन ऑफ 90, रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, वैल्यूज पुट अप कर दिए, तो व्हाट वी फाइंड इज दैट
वन ईटा इज इक्वल टू, ये तो वन हो गया साइन 90 इज 1, तो 1 बाय साइन सी, यानी क्रिटिकल एंगल हेल्प्स इन अस इन नोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस गिवन मीडियम, इस मीडियम का जिसमें से वो निकल रहा है रे, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रिस्पेक्ट टू द अदर मीडियम। ओके, इट गिव्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। क्लियर? तो क्रिटिकल एंगल हमें हेल्प कहाँ करता है? इट गिव्स द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम इन कॉन्टैक्ट। मीडियम बदलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, तो क्रिटिकल एंगल भी चेंज होगा। ओके, क्लियर? ये हो गया क्रिटिकल एंगल के बारे में। पर कहानी तो इससे आगे और मजेदार है। If you increase the angle beyond critical angle, if you increase the angle of incidence beyond critical angle, यानी कहानी को आगे बढ़ाते हैं इसी में। When I made greater than C, further increased, critical angle से ज्यादा एंगल लिया तो R की वैल्यू बढ़ेगी, R also increases, 90 था तो 90 से ज्यादा हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल, तो रिफ्रैक्शन एंगल बिकम मोर देन 90, तो ये नॉर्मल है, 90 हो गया तो इससे भी ज्यादा, मतलब क्या हुआ? नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन दिखेगा नहीं, जो होगा वो रिफ्लेक्शन ही होगा। तो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, नो रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन, ओनली रिफ्लेक्शन। मतलब क्या हुआ? पार्टली रिफ्लेक्ट होता था, पार्टली रिफ्रैक्ट होता था, पर नो पार्टली रिफ्रैक्शन, प्योरली रिफ्लेक्शन, तो दिस कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द लाइट इज रिफ्लेक्टेड टोटली, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई। दिस इज द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर? क्लियर? तो व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, R becomes more than 90 and the light ray totally reflected inside, यानी इस पॉइंट से आगे आपको बल्ब सरफेस पे भी नहीं दिखेगा, अंदर तो दिखेगा नहीं, सरफेस पे भी नहीं दिखेगा, will not be able to see the bulb itself completely। यानी आप आओगे यूं चलते चलते इधर आए, यहां तक आपको बल्ब दिखेगा, तो इससे आगे जाओगे तो बल्ब विल नॉट बी ऑब्जर्व इनसाइड द वाटर एज वेल एज ओवर द सरफेस। वैसे आप देखो, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप बल्ब की लाइन में है पूरा का पूरा, तो आपको लाइट बल्ब दिखना चाहिए पर नहीं दिखेगा, वाटर के अंदर रखा हुआ बल्ब नहीं दिखेगा, यानी बियॉन्ड दिस पॉइंट यू नॉट बी, बियॉन्ड दिस पॉइंट ऑफ क्रिटिकल एंगल विल नॉट बी एबल टू सी द बल्ब, विल नॉट बी एबल टू सी द बल्ब। यानी कि अगर इसको सेंटर पकड़ ले तो यहां से लेके इतने पार्ट के अंदर आप बल्ब को देख सकते हैं, इसके बाद यू विल नॉट बी एबल टू सी द बल्ब। यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एनीवेयर नियर अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के अंदर रात के टाइम पे नीचे देखना बल्ब लगे हुए होते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे मुंह करते जाओ, देखो तो बल्ब कुछ एक एंगल के बाद दिखना बंद हो जाएगा, वहां से दिखना बंद हो जाएगा, फिर बल्ब नहीं दिखेगा, सरफेस पे भी नहीं, नॉट एट ऑल। वो सिचुएशन के आगे क्रिटिकल एंगल से आप आगे आ गए। क्लियर? तो दैट द सिचुएशन। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में, एंड इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारे डेली लाइफ में, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थियरी रेगुलरली आस्क्ड, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ढूंढने का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया तो क्रिटिकल एंगल ढूंढने का। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट गो थ्रू दिस, फिर हम इसके एप्लीकेशन ले रहे हैं, जहाँ जहाँ इसके एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसके बाद। चलो चलते हैं इसके एप्लीकेशंस की तरफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। पहला लेते हैं केस ऑफ डायमंड्स ना। डायमंड्स के बारे में, डायमंड सपोज कुछ ऐसा है अपने पास, फिलहाल ये शेप में है, देयर आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ डायमंड, तो राइट नाउ वी टेक दिस शेप। ये शेप है डायमंड का राइट नाउ, बराबर है। अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, तो इट इज 2.42, तो उसके बेस पर से क्रिटिकल एंगल कितना आता है, तो रफली इट इज 24 डिग्री 42 मिनट्स, ऐसा कुछ आता है। बेस्ड ऑन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी गेट द क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड इज 24 डिग्री 42 मिनट्स। अब इसके अंदर इट्स प्योरली समथिंग लाइक अ ग्लास, इट्स नॉट एक्चुअली ग्लास बट समथिंग लाइक अ ग्लास। अब यहाँ पे लाइट ने इंसिडेंट किया, ये लाइट अंदर जो आया इस सरफेस पे इंसिडेंट हुआ, ये सरफेस पे इसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। वहां से इधर आया तो इधर अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ,
and so on. It undergoes multiple reflection and we find that due to this multiple reflection, हर एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होकर अंदर ही जा रहा है लाइट, तो अंदर घूम रहा है, तो हमें हर एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा जैसे शाइनिंग, बराबर है। तो हर एक पॉइंट पे जहां जहां टकरा के वापस मुड़ रहा है वहां पे हमको लगेगा तो इट इज शाइनिंग इनसाइड, क्योंकि लाइट बाहर नहीं आ रहा, अंदर ही घूमता है, तो हमको लगता है इस अंदर शाइनिंग है। तो हीरा पकड़ के देखते हैं ना, जो डायमंड को पकड़ के देखते हैं जौहरी, एंड फिर थोड़ा घुमा के देखते हैं तो लाइट उधर से आया, अंदर घूमता रहेगा, अंदर चमकेगा, तो उनको ख्याल आ जाएगा कि ये कैसा हीरा है, हाउ मच इट इज परफेक्ट। तो डायमंड के केस में मल्टीपल टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है, हियर इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जिसके कारण शाइनिंग ऑफ डायमंड इज हैपनिंग। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि एवरी टाइम इट इज इंसिडेंट ऑन द इनर सरफेस इट शुड बी इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे उससे इंसिडेंट होना चाहिए। यानी कि लाइट रे को आप कैसे मोड़ोगे, वो तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कट द डायमंड एंड पॉलिश इट इन सच अ वे दैट लाइट रे कोई भी सरफेस पे इंसिडेंट हो, इट शुड बी एट एन एंगल ग्रेटर देन 24 डिग्री। यानी कि डायमंड का इंपॉर्टेंस है यहाँ, उसका कटिंग एंड पॉलिशिंग इज इंपॉर्टेंट। डायमंड का कटिंग एंड पॉलिशिंग इज इंपॉर्टेंट, डायमंड इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। आप अगर देखें तो रॉ डायमंड इज वेरी चीप, रॉ डायमंड इज वेरी चीप, रफली यू कैन से 200-300 रुपए में एक छोटा टुकड़ा आ जाएगा रफ डायमंड, और उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि उसमें शाइनिंग दिखने वाली नहीं है। उसको काटो, तराशो, कटिंग एंड पॉलिशिंग प्रॉपरली किया जाए, तो वही जो टुकड़ा 200-300 रुपए का था, नाउ विल बी कॉस्टिंग अराउंड 2 to 3 crores, मे बी बियॉन्ड दैट, मे बी बियॉन्ड दैट। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू कट एंड हाउ यू पॉलिश। इट इज अ डायमंड दैट डायमंड कटिंग करने वाला बंदा, द वर्कर इज मोर इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखना डायमंड की इंडस्ट्री में हमेशा वर्कर्स को बहुत संभाल के रखते हैं। इफ यू आर वेरी एफिशिएंट पर्सन इन कटिंग एंड पॉलिशिंग, यू गेट योर चॉइस ऑफ सैलरीज, बोनस, इंसेंटिव्स जबरदस्त मिलते हैं। सूरत का एक केस है जिसके अंदर वी फाइंड दैट एवरी ईयर इन द दिवाली एज अ बोनस द वर्कर्स आर गिवन आइदर अ फ्लैट और अ कार एज बोनस और अ फॉरेन ट्रिप विद फैमिली। क्यों? कटिंग पॉलिशिंग में मास्टर कमा के देता है, तो बॉस भी यूज करता है, उसके पीछे खर्चता भी है। क्यों? जितना संभाल के रखेंगे बंदा उधर से जाएगा नहीं। तो कटिंग एंड पॉलिशिंग इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन द डायमंड इटसेल्फ, एंड ये उसके पीछे लॉजिक है फिजिक्स के बेस पर। ओके, दूसरा हम लेते हैं केस ऑफ राइट एंगल प्रिज्म। राइट एंगल प्रिज्म यानी क्या है, जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा, सच अ प्रिज्म हुज वन ऑफ द एंगल इज राइट एंगल, ये हो गया। प्रिज्म यानी क्या, दो ट्रायंगुलर सरफेस, एक ये उसके पीछे, एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेस। ओके, सो इट इज समवट लाइक दिस राइट एंगल प्रिज्म। ये दो ट्रायंगुलर सरफेस हो गए, फिर ये कनेक्ट कर दिया तो 3 रेक्टेंगुलर सरफेस हो गए, एक ये ऊपर ढलान वाला हाइपोटेन्यूज, फिर एक वन साइड एंड दूसरा अदर साइड, 3 रेक्टेंगल एंड 2 ट्रायंगल, ये प्रिज्म होता है ना। राइट एंगल प्रिज्म का यूज कहाँ हो रहा है, तो देखे तो ग्लास है, रिफ्रैक्टिव 1.4, इसके लिए क्रिटिकल एंगल कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 42 डिग्री, 42 डिग्री के आसपास आता है रिफ्रैक्टिव इसका क्रिटिकल एंगल ना। ये राइट एंगल प्रिज्म है, ये 90 डिग्री है, ये 45 ईच रखते हैं। ओके, अब यहां से लाइट आया, फॉलिंग ऑन द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, यू फॉल हुआ सरफेस पे, कितने एंगल पे होगा, ऑब्वियसली इट बी 45 डिग्री। 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो 45 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगा। लाइट रे यूं आया, रिफ्लेक्ट हुआ 45 डिग्री पे, एंगल मींस 45, रिफ्लेक्शन एंगल 45 डिग्री, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बाहर बिल्कुल लाइट नहीं जाती है, सो इट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री व्हिच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्लेक्ट्स एट एन एंगल 45 पे इंसिडेंट, तो 45 पे रिफ्लेक्ट होगा, परपेंडिकुलरली जाएगा, यानी लाइट रे को बेंड कर दिया 90 डिग्री यूजिंग अ राइट एंगल प्रिज्म। यू कैन बेंड द लाइट रे, सीधा जा रहा है आपको, यूं लाइट रे है, आप उसके सोर्स को चेंज नहीं कर सकते डायरेक्शन, तो आपका सोर्स यूं है एंड आपको लाइट रे उधर डालना है राइट एंगल पे, तो कोई बात नहीं, राइट एंगल प्रिज्म लगा दो, टकरा के यूं 90 डिग्री पे, टकरा के 90 डिग्री पे चला जाएगा। इवन यू कैन हैव 180 डिग्री आल्सो, कैसे, तो देखो ये राइट एंगल प्रिज्म, राइट एंगल हियर, यहां से लाइट आया, पास स्ट्रेट, परपेंडिकुलर इंसिडेंट, पास स्ट्रेट,
यहाँ पे इंसिडेंट वो 45 डिग्री एंगल पे, अगेन ये 45 डिग्री एंगल है, तो फिर टोटेंटल रिफ्लेक्शन यूं आया 45 डिग्री पे इंसिडेंट, फिर टोटेंटल रिफ्लेक्शन यूं वापस लौट गया, द लाइट रे इज रिवर्स्ड। आप कर सकते हैं बाइनोकुलर्स में इसका एप्लीकेशन है। बाइनोकुलर्स में जो हाई लेवल बाइनोकुलर्स है जिसमें एक्यूरेसी लेवल, इसमें रिजोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई, वो बाइनोकुलर्स में ऐसा राइट एंगल प्रिज्म यूज करते हैं, दो राइट एंगल प्रिज्म इन वन साइड, अंदर साइड में दूसरे दो राइट एंगल प्रिज्म। लाइट आता है ऑब्जेक्ट से यूं आया, फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो, फिर एक और यहाँ रख देते हैं, रिफ्लेक्ट होकर मिल जाता है, एंड फिर आप यहाँ ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट हैज मोर क्लैरिटी एज कम्पेयर टू रेगुलर बाइनोकुलर्स। ओके, तो राइट एंगल प्रिज्म में 90 डिग्री भी डिविएट कर सकते हैं, 180 डिग्री भी डिविएट कर सकते हैं। यू कैन डिविएट द लाइट एट एन एंगल 90 डिग्री, एट एंगल 180 डिग्री, इवन दो दीज आर ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट मीडिया दैट शुड गो थ्रू, पर नहीं जाएगा आपको दूसरी तरफ लाइट दिखेगा नहीं, बिल्कुल भी उजाला नहीं लगेगा। ये तो वापस चला गया लाइट, क्लियर। ये दूसरा एप्लीकेशन राइट एंगल प्रिज्म में। फिर तीसरा हम चलते हैं, वन ऑफ द वेरी कॉमन फिनोमेनन फॉर अस व्हिच इज कॉल्ड मिराज इन इंग्लिश। मिराज बोलते हैं इंग्लिश में। So next लेते हैं concept of mirage. Mirage is a phenomenon based on potential reflection. ये based on potential reflection. अब mirage यानी क्या है basically? It is you are able to see something which is not actually present. इसको हिंदी में मरीचिका भी बोलते हैं. It's also called मरीचिका in हिंदी. मीनिंग क्या है इसका? मिराज है ना, वो मसाला नहीं है, खास ध्यान रखना, इट्स नॉट दैट पान मसाला मिराज, इट इज अ फिनोमेनन अकरिंग ड्यू टू टोटेंटल रिफ्लेक्शन। चलो इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सपोज ये ग्राउंड सरफेस है एंड ये एरिया जो है वो हॉट एरिया है, डेजर्ट एरिया है। अब डेजर्ट एरिया में द ग्राउंड इज वेरी हॉट, तो ग्राउंड के पास में जो एयर है, ग्राउंड के पास में जो एयर है दैट इज नॉर्मली हॉट एयर। हॉट एयर है, इसलिए लेस डेंसिटी, लेस डेंस यानी रेयरर मीडियम हुआ, रेयरर मीडियम, बराबर है। एंड जैसे से ऊपर जाएंगे विल बी कूल एयर, कोल्ड तो नहीं लिखेंगे, कूल एयर विच विल बी डेंसर। ओके, ये ऊपर जाएंगे तो डेंसर एयर होगी, कूल एयर होगी। अब यहां पे सपोज एक ट्री है, हम यहां पे खड़े हैं, वी आर ऑब्जर्विंग दिस ट्री, बराबर है। अब ट्री से निकलने वाला रे, लाइट रे, ट्री से निकलने वाला रे विल बी मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब याद करें टोटेंटल रिफ्लेक्शन में क्या था, पानी में बल्ब था, bulb was in water, so it was a denser medium. Light ray travel from denser to rarer medium, and फिर आगे जाके ये टोटेंटल रिफ्लेक्शन हुआ। तो टोटेंटल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर बट डज नॉट गो टू रेयर, रिफ्लेक्ट बैक इनटू डेंसर। तो डेंसर से रेयर जाने वाले रे की बात है। तो यहाँ पे कूल एयर इज डेंसर, हॉट एयर इज रेयर, तो डेंसर टू रेयर जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ एंटर हुआ डेविएशन होता जाएगा, एंड एक किसी एक एंगल पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो टोटेंटल रिफ्लेक्शन हुआ, तो हमें यूं दिखेगा। हम क्या सोचेंगे, हमारा माइंड सोचता है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमको दिखेगा ऐसा, हमें लगेगा स्ट्रेट पाथ ये हो गया, तो यहाँ पे कहीं है ये ट्री, तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा, ट्री विल बी समवट लाइक दिस फॉर अस, हमको दिखा ट्री यहाँ पे, जो एक्चुअली यहाँ पे हमें यहाँ दिखेगा। अब सामने ट्री है एंड नीचे भी ट्री दिख रहा है, सामने ट्री है एंड उल्टा भी दिख रहा है। ऐसा कब दिखता है, तो ऐसा कब दिखता है, जब देयर इज अ ग्लास, रिफ्लेक्टिंग मिरर, या फिर वाटर में रिफ्लेक्शन दिखता है ना, तो हमको क्या दिखेगा, लगेगा कि यहाँ पानी है जिसके कारण इसका इमेज यहाँ दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पानी नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टोटेंटल रिफ्लेक्शन अकरिंग, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड मिराज। तो हमको क्या फील होता है, जैसे यहाँ पे पानी है, डेजर्ट में वाटर दिखना, ओएसिस, डेजर्ट में वाटर दिखना, इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेनन, पर एक्चुअली वाटर वहां होता नहीं है, हमको लगता है पानी है, भागो भागो पानी मिला, इट इज बिकॉज ऑफ दैट मिराज। ये इफेक्ट हम लोग, आप बोलोगे हम तो डेजर्ट कभी गए नहीं, हमने कहाँ देखा होगा इसको, आपने देखा हुआ है, ट्रैवलिंग बाय रोड ऑन अ हाईवे इन अ समर आफ्टरनून, हाईवे पे आप मूव कर रहे हैं गाड़ी लेके, एंड समर आफ्टरनून एकदम गर्म मिजाज है बाहर एटमॉस्फेयर का, तो आप दूर देखेंगे तो रोड पे आपको पानी बह रहा ऐसा दिखता है। आप तब बोलोगे कि यार सामने पानी बह रहा है, गड़बड़ हो जाएगी, जरा स्लो कर लेना गाड़ी, जाते 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 कहीं पानी नहीं आता, तो लगता है पानी बह रहा है, यू फील दैट द वाटर इज मूविंग, वाटर मूविंग ऑन द रोड, बट इट विल नॉट बी देयर, एक्चुअली
इट इज बिकॉज ऑफ मिराज। ऊपर क्लाउड का रिफ्लेक्शन दिख रहा है नीचे, तो आपको वो पानी जैसा दिखेगा। ओके, सो दैट इज द केस। इवन ये मिराज सर ये डेजर्ट एरिया में दिखता है? नहीं, इवन इन द पोलर रीजन्स, पोलर रीजन्स में भी दिखता है सर। पोलर रीजन में सपोज आप ये एक सी कोस्ट पे हो, यहाँ पे पानी है, ओशन या सी जो भी है, बराबर है, पानी में यहाँ पे एक शिप है। मैं अभी शिप को जैसा बनाता हूँ, यहाँ पे सपोज एक शिप है, ये शिप के लिए इसको समझा यूं, सपोज ये सिलेंडर बता दिया स्टीम इंजन वाला, ये शिप है। अब आपको क्या दिखेगा यहाँ पे? यहाँ पे इफेक्ट क्या होगी? इट्स अ पोलर रीजन, कोल्ड रीजन, तो एयर नियर द वाटर सरफेस, यहाँ पे एयर विल बी कोल्ड, कोल्ड एयर, तो डेंसर। एंड यहाँ पे ऊपर कंपेरेटिवली ऊपर की तरफ देखोगे तो वार्म एयर होगी, हॉट तो नहीं बोलेंगे, वार्म एयर होगी, विच विल कंपेरेटिवली रेयर, बराबर है। अब ये जो शिप हम देख रहे हैं, उधर से निकलने वाली लाइट रे हम पर आती है, तो मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये लाइट रे यूं आएगी, किसी एक एंगल पे टोटेंटल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो हमको क्या दिखेगा कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, यानी शिप यहाँ पे कहीं पे है। हमारे लिए शिप तो जैसा दिखेगा, अ हैंगिंग शिप, इन्वर्टेड हैंगिंग शिप विल बी सीन। ये पोलर रीजन्स पे देखने को मिलता है, दैट्स अगेन ड्यू टू मिराज इफेक्ट। लूमिंग ऑफ द शिप इज बिकॉज ऑफ मिराज, वो कोल्ड रीजन में, ये हॉट रीजन में। ओके, सो मिराज इज नथिंग बट an apparent effect. It's an apparent, it appears to be so, it actually not so, but it appears as if there is water due to which reflection is seen, or there is ship looming over. Okay, so ये effect due to mirage and purely total reflection पे based है। Okay, just go through the notes, you will come to know about it. So next application of total reflection is optical fiber। अब ये नाम हमारे लिए कोई नया नहीं है, अब तो हमारे लिए डेली लाइफ का बज हो गया। इट्स अ बज वर्ड फॉर आवर डेली लाइफ, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या चीज है? इट्स अ वेरी थिन सिलेंडर ऑफ ग्लास। अब थिन बना हुआ है, देखिए इसको थोड़ा अपने मैग्नीफाई करके देखते हैं, ये थिन सिलेंडर ऑफ ग्लास है, थिन ग्लास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल। इट इज समथिंग लाइक अ थिन वायर। कितना थिकनेस होगा इसका? इसका थिकनेस इज रफली 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि 10⁻⁻⁷ मीटर, दैट मच थिन इट इज, यानी लेस देन द थिकनेस ऑफ हेयर। सिंगल हेयर ले लो, उसके एक सिंगल हेयर के थिकनेस से भी कम इसका थिकनेस होता है, बराबर है। इसलिए क्या इस इतनी कम थिकनेस है, इसलिए इट कैन बी इजीली बेंड, फ्लेक्सिबल वायर जैसा हो जाता है ये, बराबर है। इट कैन बेंड एनी अमाउंट, यू कैन बेंड इट। नाउ इट इज मेड ऑफ ग्लास, ये जो है ना सिलेंडर, दैट इज मेड ऑफ ग्लास। ग्लास के लिए भी नो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, इसे क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री के आसपास आएगा। अब यहाँ पे लाइट ने इंसिडेंट किया अंदर, इसके एक्सिस पे लाइट ने इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट होकर इधर आया, सरफेस पे इंसिडेंट हुआ एट एन एंगल ग्रेटर देन 42 डिग्री। 42 डिग्री से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होता है, इसलिए टोटल रिफ्लेक्शन। फिर यहाँ पे भी 42 डिग्री से ज्यादा इंसिडेंट हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 से ज्यादा हुआ, फर्दर अगेन टोटल रिफ्लेक्शन and total internal reflection and total internal reflection and total internal reflection emerges out। लाइट यहाँ से एंटर हो, यहाँ से इमर्ज हुआ, एंड इमर्ज हुआ कैसा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो लाइट रे बाहर बिल्कुल नहीं गया, नो लॉस ऑफ लाइट एनर्जी। एंटायर लाइट एनर्जी कमिंग विद द रे मूव्स मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इमर्जेस आउट। एंटायर लाइट एनर्जी इज इंटैक्ट, नॉट अ सिंगल पार्ट, नॉट सिंगल परसेंट इज वेस्टेड और रिलीज आउट। यानी अगर एनर्जी को यहां से एक एंड से दूसरे एंड तक विदाउट एनी लॉस भेजना हो, तो ये लाइट एनर्जी के फॉर्म में भेज सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर में ये फायदा मिलता है हमको, द लाइट रे डज नॉट लीक, देयरफॉर नन ऑफ द पार्ट ऑफ एनर्जी इज गोइंग आउट वेस्ट, बराबर है। अब इसका यूज क्या? अच्छा, सेकेंडली एक और, बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, पर अगर मान लो यहाँ पे कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, ये देखो डेंसर टू रेयर जा रहा है ना, ग्लास टू एयर, पर यहाँ पे सपोज डस्ट पार्टिकल आ गया, तो डस्ट पार्टिकल इज मोर डेंसर एज कंपेयर टू ग्लास, इससे रिफ्रैक्शन होगा, तो पार्ट ऑफ लाइट एनर्जी विल गो। डस्ट पार्टिकल या ऑयल का पार्टिकल अगर टच हो गया, तो यू विल फाइंड दैट लाइट एनर्जी विल लीक। तो ऐसा ना हो उसके लिए इसके आसपास एक कवरिंग बनाया जाता है,
एक कवरिंग बनाया जाता है विच इज हैविंग अ डेंसिटी लेस देन ग्लास, इसलिए ग्लास या फिर क्वार्ट्स इज टेकन, मोर डेंसर क्वार्ट्स इज टेकन, बराबर है। तो आजू बाजू हमने कवरिंग किया, आजू बाजू कवरिंग किया जिसका डेंसिटी कंपेरेटिवली लो होता है, इस कवरिंग को बोलते हैं क्लैडिंग। तो क्लैडिंग इज डन टू द ऑप्टिकल फाइबर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ लीकेज। अब बाद में लेस हो गया, अब 10 पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल आने का कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे डेंस और यहाँ लेयर फिक्स हो गया, तो आराम से टोटल रिफ्लेक्शन होगा, बराबर है। तो ये हो गया रिगार्डिंग द यूज ऑफ इट, ओके। अच्छा, अब इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है ऑप्टिकल फाइबर का? एक तो मेडिकल फील्ड में, मोस्टली इट इज यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। इसकी थिकनेस इतनी कम है कि यू कैन इजीली पेनिट्रेट इनसाइड। नाउ इन्वेजिव सर्जरी होती है, इन्वेजिव सर्जरी मतलब जिसमें काट के अंदर तक जाना होता है, जिससे बाईपास सर्जरी करनी है। बाईपास सर्जरी करनी तो यहाँ रिबकेज के अंदर हार्ट को पकड़ना है, हार्ट के पास ये आर्टरी पकड़नी है जिसके अंदर यू टू बाईपास, जहाँ पे बाईपास लगाना है। अब वो थोड़ा सेंसिटिव है, अगर आप काटोगे यहाँ पे अंदर हाथ डालोगे या फिर लंबे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डालोगे तो इट मे डैमेज सम अदर पार्ट ऑल्सो, तो यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट इन डूइंग दैट। तो उसके लिए आपको अंदर देखना पड़ेगा, देखने के लिए मुंडी अंदर डालना तो मुश्किल है, दुकान खोल के अंदर मुंडी डालना इट्स वेरी टफ। तो देखोगे कैसे? ऑप्टिकल फाइबर हेल्प्स। यहाँ किसी एक आर्टरी से डाल दिया एक ऑप्टिकल फाइबर, बहुत पतला, हेयर की थिकनेस से भी कम है, तो यहाँ से डाल दिया, पास ऑन कर देते हैं, यहाँ से या पैर से डाल दिया, पास ऑन कर देते हैं नियर टू द हार्ट, हार्ट के पास में आर्टरी में चेक किया जाता है। अब इसका एक एंड वहाँ पर है, दूसरा एंड कंप्यूटर में फिट कर दिया, जो लाइट रे वहाँ से निकल के आएगी पार्ट से, ऑर्गन से जो लाइट रे निकल के आएगी वो घूमते घूमते यहाँ से बाहर निकलेगी, जिसे कंप्यूटर में फिट कर दिया, एंड कंप्यूटर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा उस पार्ट का, उस पार्ट को डिस्प्ले करेगा, लाइव डिस्प्ले। तो आप थोड़ा आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ है। अब वहाँ गड़बड़ है तो आप पॉइंट वहाँ पे टिका दो, आपको पता लग गया लोकेशन क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप बस फिर छोटा सा कट करें एंड अंदर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट डालें एंड स्क्रीन पे देखते देखते ऑपरेशन करें। मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी MIS जो बोलते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन दिस ऑप्टिकल फाइबर, देयर ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड। इवन किडनी का डायग्नोस करना है तो किडनी में देखने के लिए, तो किडनी तो होती इतनी छोटी है, उसमें भी आप अंदर जाके देखोगे कैसे, माइक्रोस्कोप लगाओगे, इसको पहले बाहर निकालते माइक्रोस्कोप बाहर निकाल ही नहीं सकते, तो देयर ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड। एक छोटा सा होल यहाँ किया एंड पहुंच गया। तो मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी में इट हैज हेल्प्ड इट अ लॉट। मेडिकल फील्ड में इसका इमेंस यूज होता है, इमेंस यूज होता है। सो बराबर है, अल्ट्रासोनोग्राफी है वो सब में इसका बहुत यूज होता है। चलो फिर आगे, एक मेडिकल फील्ड में हुआ, दूसरा कम्युनिकेशन फील्ड। कम्युनिकेशन की फील्ड को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। कम्युनिकेशन फील्ड हैज बीन कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज ड्यू टू द एडवेंट ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर्स। ये आए हैं तब से तो पूरा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में, चलो अपने सोच कम्युनिकेशन का लोएस्ट लेवल सोचते हैं, एक पीसी पड़ा है दूसरा पीसी पड़ा है, एक पीसी से दूसरे पीसी में डेटा ट्रांसफर करना है, अब तो चुटकी का काम है, पहले ऐसा नहीं होता था। एक पीसी रूम में दूसरा पीसी पड़ा है, दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर करना हो तो वायर लगाए जाते थे, वायर्ड होता था, तो वायर लगा दिए एक में से दूसरे में, फिर यहाँ से हमने फाइल जो भेजनी है उसको सेंड किया। अब वो फाइल क्या होगी, वो हमने लिखा है नंबर्स एंड वो सब है, नंबर्स एंड वर्ड्स है, वो फाइल पहले कन्वर्ट होती है मशीन फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज से उसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में, वो इलेक्ट्रिक करंट का पल्स जाता है वायर से होता हुआ दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरा कंप्यूटर उस इलेक्ट्रिक पल्स को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज से फिर हमारे रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, फाइल वहाँ मिलती है। नाउ वाइल पासिंग टू द वायर, इलेक्ट्रिक करंट व्हेन पासेस टू द वायर, हीट इज जनरेटेड, ओमिक लॉस है, तो थोड़ा हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी भेजा उसमें से थोड़ा हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया, थोड़ा हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो गया, फाइल वहां पहुंची तो थोड़ा तो लॉस हो गया, तो थोड़ी चीजें दिखेगी नहीं, गार्बेज डेटा लगेगा, क्योंकि कुछ चीजें मिसिंग होगी, क्यों? हीट के फॉर्म में उड़ गई। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम प्रीवियसली। दूसरा, ये तो चलो रूम के अंदर दो पीसी के बीच में बहुत कम लॉस है, पर एक एरिया से दूसरे एरिया में ऑफिस में डालना हो, भेजना हो तो डेटा, एंड उधर से भी आगे दूसरे सिटी में, दूसरे कंट्री में, तो भूल जाओ, इट वॉज वेरी टफ टू ट्रांसफर द डेटा। तभी वो हार्ड डिस्क ने फ्लॉपीज वो सब बने, बराबर। अब पेन ड्राइव का जमाना चल रहा है, पर उस टाइम पे फ्लॉपीज ने सब चलता, पेन ड्राइव और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आ गए, तो अब पहले वो नहीं होता था। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वॉज लिटिल बिट प्रॉब्लमेटिक एट दैट टाइम।
ऑप्टिकल फाइबर आ गया फिर तो बहुत मजा आ गया। क्यों? एक साइड से डेटा को कन्वर्ट किया हमने, जो रीडेबल फॉर्म में एंट्री मारी है फाइल को, वो मशीन लैंग्वेज के फॉर्म में गई, मशीन लैंग्वेज से इलेक्ट्रिक पल्स बनने की वजह से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, लाइट पल्स भेज दिया ऑप्टिकल फाइबर में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है दूसरी तरफ विदाउट एनी लॉस, जीरो लॉस, यानी कंप्लीट एनर्जी एज इट इज, यानी कंप्लीट फाइल एज इट इज दूसरी जगह पहुंच गई, एंड दूसरी जगह उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज से रीडेबल फॉर्म में, तो नो लॉस एट ऑल। ऑप्टिकल फाइबर्स के इतना फायदा मिला कि डेटा ट्रांसमिशन बहुत इजी, 100% एक्यूरेट हो गया, अब पूरी की पूरी फाइल इंटैक्ट जाती है दूसरी जगह, कलर ब्राइटनेस के साथ में। इवन टेलीफोन लैंडलाइंस में पहले कैसा होता था, नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर चलते थे, अब उसमें कैसा है, आप बोलो, आप यहाँ से बोलोगे इलेक्ट्रिक पल्स के फॉर्म में जा रहा है दूसरी तरफ, तो बीच में थोड़ा ओमिक लॉस हो गया, तो थोड़ी एनर्जी कम हो गई, तो दूसरी बार सुनाई नहीं देगा क्लियर। पहले ये प्रॉब्लम था कि फॉरेन अगर फोन आया हो तो जोर जोर से बोलते हैं, हमारे दादी और दादा को देखा, हमने अपने एल्डर्स को देखा, सीनियर्स को, कभी भी बात करते फोन पे तो जोर जोर से बातें करते हैं, बोलते हैं दादा संभड़ाई थे सामने वाले को, सुनाई दे रहा है सामने वाले को, तो जरा धीरे बोले, बोले नहीं अमेरिका का फोन है तो जोर से बोलना पड़े तो उसको सुनाई देगा। क्यों? प्रीवियसली लॉस यूज्ड टू हैपन, अब ऑप्टिकल फाइबर में 100% एनर्जी पासिंग, तो क्या होगा, नॉट अ सिंगल लॉस, तो आप धीरे से बात करो तो भी आना नहीं है, आराम से इंटैक्ट क्वालिटी जाएगी, तो ऑप्टिकल फाइबर्स का यूज कम्युनिकेशन में भी। ओके, तो दीज आर द टू मेन फील्ड्स वेयर द ऑप्टिकल फाइबर वर यूज्ड, एंड द फिनोमेनन प्रिंसिपल ऑफ दिस ऑप्टिकल फाइबर्स इज टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन हमारी लाइफ में कितना फायदेमंद हो गया। ओके, सो दैट्स रिगार्डिंग application of optical fiber, applications of total internal reflection, and that completes the refraction portion of the chapter। नहीं, refraction portion कंप्लीट नहीं हुआ, उसका एक पार्ट खत्म हुआ, रिफ्रैक्शन का एक पार्ट खत्म हुआ है, रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस। अगला हम लेंगे रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म अगले लेक्चर में।